पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस वर्तमान में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, आपको पाकिस्तान का आर्थिक संकट के बारे में ही सुनाई देगा। Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. दोस्तों, हम सभी को पता है इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन 1947 में हुआ था। पार्टीशन के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में चला गया था, जिसको इतिहास में द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1947-48 और द कश्मीर वार कहा जाता है। कश्मीर युद्ध 1947 से 1948 तक जम्मू एंड कश्मीर की रियासत को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया युद्ध था। ये 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच 4 इंडो पाकिस्तान वार में से सबसे पहला था। दोस्तों, वार किसी भी देश, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उस देश को आर्थिक संकट में डाल ही देता है। और उस वक्त पाकिस्तान का फॉरेक्स और बैंक्स को आरबीआई ही इंडिया से कंट्रोल करता था। और जो 75 करोड़ पाकिस्तान को मिलना था इंडियन ट्रेजरी से, उनमें से सिर्फ 15 करोड़ ही पाकिस्तान को मिला था। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर को ये डर था कि अगर एक ही बार में 75 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए तो पाकिस्तान उस पैसे को इंडिया के खिलाफ ही यूज करेगा। वार और कंगाली की वजह से पाकिस्तान को शुरू में ही आर्थिक झटका लगा था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारणों से पाकिस्तानी अवाम को अपने सरकार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उस वक्त का पाकिस्तानी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसका मतलब ऐसा सिस्टम जिस पर प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस जो स्टेबिलिटी के बहाने व्यवस्था बहाल करने या पावर ऑब्टेन करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसको लीगल भी माना जाता है। हालांकि ऐसे कार्रवाई इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नॉर्म्स का उल्लंघन करता है। इस व्यवस्था को हथियार बनाकर गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान के कमान अपने हाथों पे लिया था और इसको पाकिस्तानी चीफ जस्टिस मोहम्मद आमिर ने भी अप्रूव किया था। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान का हर फैसला, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, सोशियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, कुछ भी हो, इतना तक कि मीडिया एंड सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान आर्मी का ही चलता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी आर्मी साबुन, तेल, मीट, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन सब का बिजनेस भी खुद करता है। और देश के आर्मी होने की वजह से इनको इनकम टैक्स भी भरना नहीं पड़ता है। आप सोच सकते हो कि अगर देश का एक ही ऑर्गेनाइजेशन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करता है तो वो देश में कितना ज़्यादा करप्शन होता होगा। अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, 2-2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान एक आर्मी रन कंट्री है, लेकिन अब तक एक भी जंग पाकिस्तान ने नहीं जीता है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 पे हुआ था और अभी तक 29 प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, लेकिन किसी ने भी 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया। किसी को मार दिया गया तो किसी का सरकार गिरा दिया गया। जिस देश में सरकार अपने टेन्योर को कंप्लीट नहीं करता है, उस देश का इकोनॉमी में डामाडोल होना कोई आश्चर्य का बात नहीं है। Political instability leads to economic instability and economic instability leads to political instability। असर है भाई ये कि पहले जैसे इंसान थोड़ा बहुत फिर भी बच जाता था, अभी बिलें भी बहुत ज्यादा आ रही है और जो है घर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। पाकिस्तान का इकोनॉमी का इतना बुरी हालत हो चुका है कि वहाँ का सरकारों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स और पब्लिक एरिया में 8:30 के बाद लाइट ना जलाने के लिए ऑर्डर जारी किया गया है। और इस पावर कट के वजह से पाकिस्तान के जीडीपी में 4% का गिरावट नापा गया है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान का करेंसी का वैल्यू 40% से भी नीचे गिर चुका है। अगर आप महंगाई को देखोगे तो चिकन 500 रुपये किलो, दूध 200 रुपये लीटर, ऑनियन 240 रुपये किलो और पेट्रोल 600 रुपये लीटर। 2022 का फ्लड के कारण पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। मिलिट्री डिजास्टर, पॉलिटिकल डिजास्टर एंड क्लाइमेट डिजास्टर के कारणों से आज के दिन पाकिस्तान का हालत बद से भी बदतर हो चुका है। लास्टली, टेररिज्म पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट भी है।
मिलिटेंट्स ग्रुप्स लाइक मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद के लिए पाकिस्तान एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। मुजाहिदीन को सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को फंडिंग किया था ताकि मुजाहिदीन को वेपन्स, मनी, पावर मिल सके। उस फंड से पाकिस्तान ने दूसरे मिलिटेंट्स ग्रुप्स जैसे कि लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद को भी सपोर्ट करके इंडिया के खिलाफ जहर उगालते रहता है। विदाउट एनी एफर्ट्स इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, बिजनेस, creativity, Pakistan used to make money by lending her land to countries like USA and China, and these two countries have been taking advantage of Pakistan begging habit. और ये दो देश फॉरेन एड और ह्यूमन राइट्स के नाम पर पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे देते आ रहे हैं, लेकिन दूसरों की भीख से एक देश कब तक सरवाइव कर सकता है। हर साल पाकिस्तान में $30 बिलियन इंपोर्ट होता है और $90 बिलियन एक्सपोर्ट। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है। आईएमएफ की तरफ से 21 बार लोन लेने के बावजूद पाकिस्तान का हालत खस्ता ही जा रहा है और अभी तक पाकिस्तान ने आईएमएफ को एक भी लोन वापस नहीं किया। इसके बावजूद पाकिस्तान फिर एक बार आईएमएफ से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस बार आईएमएफ ने लंबी चौड़ी कंडीशन पाकिस्तान को मानने के लिए कहा है। पाकिस्तानी लोगों का हालत ऑलरेडी महंगाई के कारणों से बेहाल है, ऊपर से और ज़्यादा टैक्स लगाया गया तो बेचारे लोग क्या करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही आज पूरे पाकिस्तान अवाम को दुख का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट और आर्मी को इंडिया के बुराई करने से फुर्सत कहाँ मिलता कि वो अपने देश के बारे में कुछ सोच सके। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, इंसान तो इंसान ही होते हैं, चाहे इस तरफ का हो या उस तरफ का। खुदा सबका भला करे और पाकिस्तानी लोगों को इस मुसीबत से जल्दी से बाहर निकाले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका ये छोटा सा हेल्प मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।